Hello and good morning to all, and also welcome to all. आज हमारा नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का टॉपिक है। तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत क्वांटम थियरी का रिव्यू थोड़ा बहुत ले लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, वो आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आपका मटेरियल में अवेलेबल है, पहले से प्रेजेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका विथ एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। जनरली अगर हम लोग बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे एंगुलर मोमेंट के लिए। पहला है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फर्स्ट है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और तीसरा है हमारा न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये तीनों मोमेंट जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं किसके अंदर, किसी भी मटेरियल के एंगुलर मोमेंट के लिए। किसी भी मटेरियल के एटम जो होते हैं उसके एंगुलर मोमेंट की ये तीन चीज हमारी जिम्मेदार है। किसी भी एटम में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एक मान लेते हैं कि वो आपके एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं उसके अराउंड। देखिए, मान लीजिए आपका एक न्यूक्लियस है। ठीक है। ये न्यूक्लियस के आसपास आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे जो आपका, ये आपका गोल गोल डायरेक्शन, ये आपकी गोल डायरेक्शन में आपको घूमते हुए दिखेंगे। तो ये जो गोल डायरेक्शन में आपके घूम रहे हैं, कौन? न्यूक्लियस के आसपास कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। सिंपल फिजिक्स है ये, सिंपल केमिस्ट्री बोल सकते हैं, सिंपल फिजिक्स बोल सकते हैं। तो ये जो आपका गोल घूम रहे हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, एक सिमिलर गिनते हैं किसके, स्मॉल करंट लूप है। मान लेते हैं कि आपका एक स्मॉल करंट लूप है। ओके। तो जो आपका ये ऑर्बिटल स्टेट है, ये आपकी एक ऑर्बिटल स्टेट है। ये जो गोल गोल है आपका एक तरीके का ऑर्बिटल स्टेट है। तो ये जो ऑर्बिटल स्टेट ऑफ मोशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम लोग क्वांटम नंबर से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। वो क्वांटम नंबर कौन से आपके, वो है आपका एन, एक दूसरा है आपका एल, और तीसरा है आपका एन एल। तो पहला आपका जो क्वांटम नंबर है एन, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम किस चीज का, विच डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है टोटल, तो कितनी एनर्जी वो डिटरमाइन कर रहा है, कितनी एनर्जी उसके अंदर है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एन को इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एन। सेकंड जो आपका क्वांटम नंबर है वो क्या है, आपका एल है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मतलब कितनी आपके पास टोटल ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है। एक ऑर्बिट है मतलब एक राउंड है, दो ऑर्बिट है मतलब ऐसे दूसरा राउंड भी है, तीन है मतलब तीसरा राउंड भी है। तो वो आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो आपका स्मॉल एल से रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो तीसरा नंबर है आपका, तीसरा क्वांटम नंबर क्या आपका एम एल है। वो क्या आपको बता रहा है, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपके कंपोनेंट के मैग्नेटिक मोमेंट के साथ एक्सटर्नल फील्ड के कारण, और एक्सटर्नल फील्ड के साथ जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें कितने कंपोनेंट है, वो आपका कौन दर्शाता है, वो आपका एम एल, यानी थर्ड नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, यह आपका रिप्रेजेंट करता है। सिंपल करंट जो लूप होती है उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। ओके। तो ये जो टॉर्क है वो क्या ट्राई करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और जो टोटल टॉर्क लग रहा है किस कारण, एक्सटर्नल फील्ड के कारण, उसकी जो डायरेक्शन हो वो एक दूसरे से सेम हो, एक दूसरे के जैसी हो। ये ट्राई करता है कौन, एक्सटर्नल फील्ड का जो टॉर्क है वो। इसीलिए जनरली आपका जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, और जो खुद के इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो।
और कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट आपको कंसिडर करना ना पड़े। ओके, तो ये मैंने आपको तीनों तीनों चीज, जो तीनों इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जो तीन चीज दे रही थी, जो तीन क्वांटम नंबर्स दे रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। नाउ जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसे हम लोग स्पिन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो खुद की खुद की एक्सिस पे घूम रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है, वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है और सूरज के आसपास भी घूम रहा है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जो सूरज है, मान लीजिए वो एक न्यूक्लियस है, और जो पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, जो भी ग्रह है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप मान लीजिए पृथ्वी को एक कंसिडर करिए एज ए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के आसपास भी घूम रहा है, यानी सूरज के आसपास भी घूम रहा है। तो जो खुद की एक्सिस पे घूम रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पिन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका एक चार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए जो ये उसकी स्पिन है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन के कारण क्या करता है? एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको क्या है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है। किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का लेक्चर देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर एटम आपका, जो आपकी ऑर्बिट है, वो आपकी फुल्ली भरे है, फुल्ली फुल्ली भरी हुई है आपकी। ठीक है, तो फुल्ली भरी है तो इसका मतलब क्या है? जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की जो आपकी मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है, उसके कारण जो उसकी खुद की मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। ठीक है, यानी जीरो हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इलेक्ट्रो स्पिन में भी आपका ऐसा ही होता है कि जो न्यूक्लियर स्पिन होती है आपकी, वो कंट्रीब्यूट करती है किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट में, जिसे हम लोग न्यूक्लियर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस वो आपके बहुत ही ज्यादा होते हैं विथ कंपेयर में किसके? इलेक्ट्रॉन्स के। तो डायपोल मोमेंट जो होती है आपकी, इसीलिए जो डायपोल मोमेंट होती है न्यूक्लियर स्पिन के कारण, वो बहुत ही स्मॉल होती है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसके अंदर। तो जो आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, वो मटेरियल, वो मतलब किसी भी न्यूक्लियर मोमेंट का कंट्रीब्यूशन है, वो किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में आपका नेग्लिजिबल होता है। तो जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है आपकी एटम की, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय समिंग अप द मेंशन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अप्रोप्रिएट मैनर। बस सिंपल, जितने भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपकी प्रोड्यूस हो रही है, उसका सम करके हमें टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं उसके, मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो ऊपर हमने जो डिस्कशन करी, तो उससे हमारा क्लियर हो जाता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक मटेरियल की, जो हमें डिसाइड करने में मदद करती है डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स का, यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर है, उस मैग्नेटिक बिहेवियर के मद्देनजर रखते हुए हम मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है उसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, और सुपर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, 6 पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फेरीमैग्नेटिक, और सुपर मैग्नेटिक। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई होते हैं, उसकी परमिएबिलिटी से। परमिएबिलिटी से
भी फाइंड आउट होते हैं। दो तरीके से उसको मैग्नेटिक मटेरियल आपके डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से, और दूसरा दूसरा तरीका क्या है, उसकी परमिएबिलिटी से। ओके, जनरली अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो आपके दो पार्ट में जनरली, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और एक मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आपकी रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू आपकी एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप उसे क्या कहते हैं, उसे आप लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिएबिलिटी होती है वो लेस देन 1 या फिर इक्वल्स टू 1 हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं आपके वो जनरली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका डायमैग्नेटिक, एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक और एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल डाया है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है? तो उसकी म्यू आर वैल्यू से। म्यू आर क्या, आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर आपकी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली लेस देन यूनिटी है, स्लाइटली लेस देन 1 है, तो आपका वो डायमैग्नेटिक है। यानी आप कह सकते हैं कि म्यू आर इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो उसका जो मैग्नेटिक मटेरियल है कौन सा टाइप का है, वो डायमैग्नेटिक टाइप का है। अगर म्यू आर की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी होती है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए तो ही आपका मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर आपकी म्यू आर की वैल्यू वो ज्यादा लार्ज है, यूनिटी से बहुत ही ज्यादा लार्ज है, तब जाके वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मोर प्रैक्टिकल एरिया के लिए आपकी म्यू आर की जो वैल्यू होती है उससे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, टू बी यूनिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जनरली हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग कंसिडर करते हैं वो आपका लीनियर और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और दूसरी अगर पहलू की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो हमेशा आपके नॉन लीनियर और मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और ये देखिए उसका फिगर में आपको पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये देखिए मैग्नेटिक मटेरियल्स है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन लीनियर और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और या फिर आप कह सकते हैं नॉन लीनियर और मैग्नेटिक मटेरियल। लीनियर क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। नॉन लीनियर और मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग एक पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। ओके, तो ये जो मैग्नेट मटेरियल होते हैं आपके, जहाँ पे आपका कोई भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ताकि क्या हो सके, नेट परमानेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे की एटम की किसी भी एटम की परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपकी जीरो हो सके, और इसी को हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और यहाँ डायमैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी एक्सटर्नल फील्ड का यूज करके हम लोग एटम का जो नेट टॉर्क होता है उससे हम लोग जीरो करते हैं। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड का यूज हम उसमें नहीं करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, इसीलिए नो देयर इज नो इफेक्टिव रीअलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अगर अगर हम उसे उसमें अगर हम लोग फील्ड अप्लाई कर दे, बाहर से कोई फील्ड अप्लाई कर दे, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे आपका बिस्मथ हो गया, बिस्मथ एक आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर अगर हम उसे बाहर से कोई फोर्स दे दे तो ये जो आपका मैग्नेट बना, जिसके कारण वो मैग्नेट आप एक दूसरे को रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम लोग आगे बात करें
तो मैग्नेटिक मटेरियल जहां पे आपका ऑर्बिटल और स्पिन, ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब है एटम के आसपास घूमना और स्पिन का मतलब है खुद की एक्सिस पे घूमना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर सोलर सिस्टम ध्यान है तो आपको ये बहुत ही इजी पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सोलर सिस्टम याद कर सकते हैं। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि उसकी ऑर्बिटल स्पिन, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की ऑर्बिटल स्पिन और स्पिन मैग्नेट दोनों मोमेंट एक दूसरे को अगर कैंसिल नहीं करती, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसकी, एटम की, वो आपकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाई जाएगी। ठीक है, म्यू आर की वैल्यू आपकी क्यों ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि ऑर्बिटल स्पिन, ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है और उसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, वो उस मटेरियल में एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहे, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक भी मैग्नेटिक इफेक्ट को आपको नहीं बताएगा। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है अवेलेबल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आगे, तो वो आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट आपकी नहीं बताएगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट होती है वो एक तरीके से टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है, जिसके कारण एटॉमिक डायपोल मोमेंट्स अलाइन हो जाती है। किसके अलाइन हो जाती है, उसके एक्सटर्नल फील्ड के अलाइन हो जाती है। ठीक है, यानी मटेरियल के अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फील्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, और परफेक्ट अलाइनमेंट हो जाती है बिटवीन किस किस के बीच में, डायपोल मोमेंट्स के और जो आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया उसके बीच में। ठीक है, तो जब भी आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नजदीक लगते हैं तो वो आपका अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के हम लोग कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो पोटेशियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ऑक्सीजन हो गए, और कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के तौर पे यूज होते हैं। ये तो हो गया हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात। अब हमारा बात आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात। तो मटेरियल जिसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स हो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंट, तो उसे हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की म्यू आर कितनी होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो जो आपका एडजेसेंट एटम्स होता है, एडजेसेंट एटम मतलब किसी भी मटेरियल का जो एटम होता है वो उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कि ज्यादा होने की वजह से एक पैरेलल लेटाइजेसिव लाइन बनाता है। यानी एक मान लीजिए कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, तो लार्ज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स होने के कारण एक दूसरे को पैरेलल लाइन बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, डोमेन। तो जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये जो डोमेन है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो इंटरनल फील्ड होती है उसकी वैल्यू आपकी हाई हो जाती है। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड के कारण फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तो जो उसकी ओरिजिनल रैंडम अलाइनमेंट थी डायपोल मोमेंट की वो अचीव नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले से ही डायपोल मोमेंट उसमें ज्यादा है इसलिए। तो ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है कि जो आफ्टर द रिमूवेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड आपका जो डायपोल मोमेंट की पहले रैंडम अलाइनमेंट थी वो आपको नहीं मिलती है, और वो हम क्या कहते हैं उसे रेसिडुअल फील्ड कहते हैं, या फिर हम लोग उसे रिमेनेंट फील्ड कहते हैं। तो ये जो इफेक्ट है आफ्टर द रिमूवेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, कुछ रेसिडुअल फील्ड आपका रह जाता है, तो वो जो इफेक्ट रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। तो आयरन, निकल और कोबाल्ट ये एक एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जिसकी आपको हिस्टेरिसिस प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के साथ कंपेयर करें तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी बताता है। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है उसकी, एक प्रॉपर्टी क्या है कि मटेरियल्स जो होते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब एक ज्यादा मैग्नेटाइजेशन उसमें अवेलेबल होता है। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इवन आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइजेशन बताते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी मटेरियल आयरन हो गया, अगर आप उसे मैग्नेट के साथ रब करते हैं तो वो आयरन का पीस है वो भी आपका एक तरीके का मैग्नेट बन जाता है। तो वो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो किसके कारण है, वो हिस्टेरिसिस के कारण है। ठीक है। तीसरा क्या प्रॉपर्टी है उसकी यूनिक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब आपकी ये मटेरियल है उसके हम लोग हीट करते हैं अबाउट उसके सर्टेन टेम्परेचर पे, तो फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वो लॉस्ट हो जाती है। और ये जो मटेरियल्स हैं वो आपके लीनियर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप जैसे आयरन को आप लोग बहुत ही गर्म, आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो आपका 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर किसी आयरन जिसको हमने कन्वर्ट किया है मैग्नेट में, वो आयरन को अगर हम लोग 770 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर हम लोग उसे गर्म करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है आपका जिसपे वो मैग्नेटिक जो उसकी प्रॉपर्टी है वो खो देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये था कुछ हमारा नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ एक चौथी प्रॉपर्टी रह गई है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन लीनियर मटेरियल होने के कारण जो रिलेशन है किस किस का, बी और एच का, यानी मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो वो वो जो रिलेशन है वो हमारा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, म्यू आर है, वो डिपेंड करती है किस पे, बी पे। इसलिए ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ इसमें आपकी एक चीज बाकी है, मैग्नेटाइजेशन और परमिएबिलिटी।